आप देख रहे हैं IBN 7 की खास पेशकश। IBN 7 और द वीक के लिए CSDS ने चुनाव पूर्व एक सर्वे कराया। हम राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे की बात कर रहे हैं, किस तरह की तस्वीर उभर कर आ सकती है, यह आकलन है। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि राजस्थान में वसुंधरा की यानी कि बीजेपी की वापसी हो रही है। 115 से 125 सीटें बीजेपी के हाथ मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 60 से 68 में संतुष्ट रहना होगा। बीएसपी 4 से 8, कुल मिलाकर अन्य 8 से 12, टोटल सीट्स हैं 200। ये बड़ी तस्वीर, यानी कि यहां पर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तरह बीजेपी सत्ता पर काबिज होती दिख रही है। और इसके अलावा हमने कुछ सवाल भी पूछे लोगों की नब्ज टटोलने के लिए कि भाई दरअसल ये ऐसे नतीजे, ऐसे रुझान हमें क्यों देखने को मिल रहे हैं। हमने सवाल पूछा, कैसा रहा गोपालगढ़ फायरिंग और भंवरी देवी केस में सरकार का रुख। और भंवरी देवी केस की बात करें, 48% संतुष्ट थे, 17% संतुष्ट नहीं थे, जबकि गोपालगढ़ फायरिंग में 38% संतुष्ट, 18% संतुष्ट नहीं और कोई राय नहीं। ये 44% ये सिर्फ मुसलमानों की राय है। यहां पर संजय सिर्फ मुसलमानों की राय, लेकिन वो ज्यादा दुखी नहीं दिखे। 2 साल पहले जो ये कांड हुआ था, जो फायरिंग हुई थी, जिसमें बिल्कुल गुमनामी में छुपकर राहुल गांधी पहुंच गए थे, लगा कि वो अशोक गहलोत से नाराज हैं, लेकिन लोग नाराज नहीं दिख रहे हैं। देखिए, इस तरह के मुद्दों पर आप देखें, एक जो आंकड़े हैं कि 44% ऐसे लोग थे जिन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। 44% मुसलमानों के बीच में, ये आंकड़े जो हमने दिखाए हैं दर्शकों को, ये मुसलमानों के जो के ओपिनियंस है। 44% ऐसे थे जिन्होंने अपने विचार इसमें नहीं रखे। ये एक पुराना मुद्दा है। और जब आप ऐसी चीजों जैसे प्राइस राइज और इस सब की बात करते हैं तो लोग बहुत एजिटेटेड होकर बात करते हैं। इस तरह के मुद्दों पे लोगों के ओपिनियन नहीं आते हैं कई बार। एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा, ये एक्चुअली बड़े ही सेंसिटिव मुद्दे होते हैं। आप चाहे जात का मुद्दा लें और चाहे आप धर्म का मुद्दा लें, इस पे लोग खुल करके बहस करना नहीं चाहते। और जो लोग राय खुल करके बहस नहीं करना चाहते, बिल्कुल नहीं करना चाहते, कहीं ना कहीं उनके अंदर पर मन पक्का बना रखा होता है, चुप रहेंगे पर अंदर से वो एकदम दृढ़ होंगे, लेकिन वो मन जो है आपके सामने बोलेंगे नहीं। तो इसलिए हम लोगों को बहुत ही मतलब इस सेंसिटिव मुद्दे पर जब आप प्रश्न भी पूछेंगे, आप देखेंगे खुल करके भी पूछेंगे, तो जवाब नहीं मिलेगा। सर्वे की विधि में एक बात है जो सेंसिटिव मुद्दे, विवेक जी ने बहुत सही प्रश्न उठाया। सेंसिटिव मुद्दों पर सर्वे के मदद से आप सेंसिटिव मुद्दों पे जवाब लेना बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी हमने पूछने की कोशिश की और ये वही ऐसा मुद्दा है, सेंसिटिव मुद्दा है। ये जो दंगों की आपने जिक्र भी किया था राकेश जी की, 24 दंगे हुए हैं, गोपालगढ़ फायरिंग पे तो सरकार की भद्द भी पिटी थी। क्या दरअसल जिस तरह से सरकार नाकाम रही ऐसी हिंसा को रोकने में, वो दरअसल आपके बेनिफिट में भी जा रहा है यहां पर? देखिए, एक बात जान लीजिए कि हम समाज को बहुत स्टैटिक मान के चल रहे हैं कि जो आकलन हम 2002 में करते थे वही 2013 में है कि हर जाति, हर संप्रदाय के लोग एक ही प्रकार से वोट करते हैं। समाज में गतिशीलता है और लोग जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट फैक्टर है वो एक बहाव ला रहा है। ये हम सोच लें कि सारा मुसलमान कांग्रेस को वोट देगा, जो गरीब मुसलमान है, जो महंगाई से पीड़ित है, वो सिर्फ धर्म के आधार पर वोट दे देगा, या अनुसूचित जाति के लोग सिर्फ किसी अनुसूचित जाति के नेता के अपील पर वोट दे देंगे, जो महंगाई की मार है। देखिए, हेल्थ सेक्टर की बात है, 9407 वैकेंसी हेल्थ सेक्टर में है, डॉक्टर्स नहीं है। जहां डॉक्टर नहीं है, एक भी राजस्थान का हॉस्पिटल नहीं जो अपने आप में पूर्ण है। जांच के लिए लोग बाहर पैसे देकर जांच कराते हैं। तो अभी आप दवा मुफ्त दे दें, अभी आप सवारी मुफ्त करा दें, महिलाओं को 30% आपने ट्रांसपोर्ट में कंसेशन दे दिया। अस्थायी रूप से किया गया काम, चुनाव के समय किया गया काम लॉन्ग टर्म इंपैक्ट नहीं डालता है। राकेश जी, लेकिन अगर हमने जब एक दूसरा सवाल पूछा गया सरकार की मुफ्त दवा योजना कितनी कामयाब रही, तो मुफ्त दवा योजना को 60% लोगों को लगा कि उनको फायदा मिला है। और जब मुफ्त मेडिकल चेकअप की बात, तो 47% लोगों को इस बात का फायदा मिला है। हमारे साथ नलिन कोहली भी जुड़े। नलिन, ये जो बार बार भंवरी देवी और गोपालगढ़ का इशू उठाया जाता है, कम से कम ये आंकड़े, ये सर्वे इस बात को स्पष्ट रूप से साफ करते हैं कि इस पर सरकार कटघरे में खड़ी नजर नहीं आ रही है। आशुतोष जी, 2 विषय होते हैं जी। एक तो होता है कि कई मुद्दे कवर हो जाते हैं इलेक्शन में, जैसे आप खुद समझते हैं, और कुछ होते हैं ओवर रीचिंग मुद्दे, जैसे महंगाई, भ्रष्टाचार, विकास। ये ओवर रीचिंग होते हैं, हर जगह होते हैं, हर व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। और आपके आंकड़े भी अगर आप देखते हैं तो डेवलपमेंट से लेके बहुत असंतुष्ट लग रहे हैं लोग। महंगाई, भ्रष्टाचार, ये 3 आपके महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। लेकिन साथ साथ जब कानून व्यवस्था की बात उठती है, जब आप सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करते हैं, लोगों की मंशा पे कोई बात नहीं
ठेस पहुंचाई नहीं पहुंचाई, वहां पर ऐसे किस्से आते हैं। महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं तो अन्य मुद्दे जुड़ जाते हैं, जिसमें जैसे भंवरी देवी जी का केस आ सकता है, गोपालगंज फायरिंग का केस आ सकता है। तो मैं मानता हूं दोनों की अपनी जगह है और एक के निष्कर्ष से दूसरे को ओवरआर्चिंग हम साइड नहीं कर सकते। लेकिन अर्चना, क्या आपको ऐसा लगता है, आपने लगातार और जो चर्चा में एक सार भी थोड़ा निकलकर आता दिख रहा है कि जो अनुसूचित जाति है, कुछ हिस्सा अनुसूचित जनजाति का भी, मुसलमान और ओबीसीज जातों को हटा दो, वो आपकी तरफ अभी भी आकर्षित होते दिख रहे हैं, तो उसमें जो ये सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं उनका पुट कितना मानती हैं आप? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की नीति हमेशा जो पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, महिलाएं हैं, दलित हैं, उनके उत्थान की है, उनको मूल धारा के साथ जोड़ने की बात है। देखिए आशुतोष जी, अभी आपने मुझे वसुंधरा जी का भी वर्जन हमने सुना, उन्होंने बहुत ही विरोधाभासी बात कही। उन्होंने कहा कि एक परिवार में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते हैं। भाई जब आप भिन्न भिन्न भाषाएं बोल रहे हैं, आप एक मुखी नहीं तो किस प्रकार एक मुखी बता रहे हैं पार्टी को? दूसरी बात, उन्होंने एक बहुत ही टिपिकल सी बात कही कि हमने बड़ी मेहनत की। हम स्वीकार करते हैं आपने मेहनत की, लेकिन वो मेहनत क्या थी? आप निरंतर अनुपस्थित थी, आप एब्सेंट थी जनता के बीच में, आपका कोई कनेक्ट नहीं था, और उस एब्सेंस को आपने प्रेजेंस में बदलने के लिए आपने कहा कि अशोक गहलोत को जादू नहीं चाहिए। भाई जादूगर नहीं है वो, लोक कल्याण की बात करते हैं और उनकी बात को जनता स्वीकार करती है। लेकिन आपकी काट की हांडी परिवर्तन यात्रा के रूप में जो आप सोच रहे हैं कि हम यहां पर सुराज यात्रा लेकर के चलेंगे और जनता स्वीकार करेगी, उसे नहीं स्वीकार करेगी। इसका कारण यह है कि बहुत बड़ा राज्य, इसकी टोपोग्राफी ज्योग्राफी कॉम्प्लेक्स, या 12 कोस में बोली बदल जाती है, वहां पे आप कनेक्ट स्थापित करें, वो काम कांग्रेस ने किया। आपका कनेक्ट जीरो। और आप जिस यात्रा की बात करें, आप जिस हाड़ोती में उनकी मजबूती की बात करते हैं, वहां उनकी जो संदेश यात्रा पूरी तरह से फ्लॉप थी, मीडिया इसका गवाह है। तो ऐसी अवस्था में मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि एक वेलफेयर स्टेट के जो दायित्व थे वो हमने पूरे किए और हम पूरे करें। आपने कहा फ्री मेडिसिन स्कीम ले आए या फिर महापेंशन अभियान या 30% रिजर्वेशन विमेन को देते हैं, और वो भी चुनावी वर्ष में। जब आप योजनाएं बनाते हैं, उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो क्रमशः आप शहने उसको लागू करते हैं, और वो काम हमने किया ताकि हर योजना की मॉनिटरिंग की जा सके, उसके इम्प्लीमेंटेशन को देखा आपको और आपकी पार्टी को उन योजनाओं पर भरोसा है जो हाल के दिनों में लागू किया। अगर हम इस पूरे खेल का अगर हम एक बड़ी बड़ी तस्वीर अगर खींचना चाहे, मैं अपने सारे पैनलिस्ट से पूछूंगा, विवेक जी, क्या जो चुनाव है, अगर राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत बनाम वसुंधरा राजे सिंधिया, तो क्या ये चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान के संदर्भ में राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी, और वहां पर कांग्रेस को थोड़ी कमजोरी का सामना करना पड़ रहा है? क्या ये नजर आएगा वहां पे? नहीं, बिल्कुल। अगर 1-1 हो जाएगा तो राहुल हो ही गया है, उसमें रह क्या गया? हाँ, नहीं, मान लीजिए अगर आप कहें कि दोनों की रैली हो जाए, एक साथ हो जाए, तो बट नेचुरल है कि नरेंद्र मोदी, अगर नरेंद्र मोदी का कोई कमजोर नेता होता तो ये फायदा राजस्थान में बीजेपी को होता कि नहीं होता? मुझे लग रहा है कि अगर उस तरह का कोई मतलब जिसे कहना चाहिए पर्सनालिटी बेस्ड कंपटीशन होता तो बट नेचुरल है कि कमजोर पर्सनालिटी के तहत आप उन मुद्दों को रख सकते हैं जिन मुद्दों को अभी तक आप नहीं उठा पा रहे थे। लेकिन आज आप देखें कि विचारधारा के मुद्दे नदारत हैं, आप देखेंगे कि जो विकास के मुद्दे वो भी नदारत हैं। आज वाकपटुता पर इलेक्शन लड़ा जा रहा है कि कौन अच्छा जो है जुमला बोल सकता है और कौन दूसरे को नीचे। क्या इतना नादान है? क्या इतना नादान है हमारा वोटर राकेश जी कि वाकपटुता पर ताली बजा सकता है? वो क्या बटन भी दबाएगा? नहीं, तब तो कवि सम्मेलन में जितने लोग जाते हैं, हास्य कवि सम्मेलन में, वे राष्ट्रीय नेता बन जाते हैं। देखिए, वाकपटुता नहीं है, उसके पीछे एक पृष्ठभूमि होती है। और आप देखिए राहुल गांधी जितनी बार राजस्थान गए, उनकी आप प्रेस क्लिपिंग देख जाइए, उन्होंने राजस्थान कांग्रेस को झगड़े से मुक्त करने की बात की। उनकी सभाओं में झगड़े हुए। जो कविता पढ़ी कल नमो ने, वहां पर बाकायदा पढ़ी बीजेपी और जेपी। देखिए, तो ये कविता तो थोड़ी बहुत हो ही गई है। मैं क्या कहता हूं, देखिए, श्रोताओं को आकर्षित करना, अच्छी भाषा बोलना एक गुण होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का गुण था, लेकिन वाजपेयी जी सिर्फ अपनी वाकपटुता के कारण भारतीय राजनीति में थे, ऐसा नहीं था। मैं राजस्थान के संदर्भ में कहूंगा कि वसुंधरा राजे सिंधिया की जो एक शख्सियत उभर कर आई है, वो राजस्थान के सामाजिक जीवन से एकात्म है। वहां जो गरीब तबका के लोग हैं, देखिए अनुसूचित जाति का जो आपने सर्वे किया, 41% वसुंधरा राजे और गरीब एकदम गरीब। देखिए, एक बात जान लीजिए, जो राजा रजवाड़ों का युग चला गया, जो राजा रजवाड़ों ने अपने को सामान्य लोगों से जोड़ने की कोशिश की, उनकी सामाजिक स्वीकृति ज्यादा चलती है, ज्यादा स्वीकृति है। वो रैंप पे चलती है, बाकायदा किसी पर चले, कहीं नहीं कनेक्ट है। देखिए, 10 जनपद से बड़ा कोई राजा नहीं है इस देश में। वसुंधरा राजे सिंधिया आम लोगों से जोड़ने में सफल हुई है। संजय, एक चीज समझाइए, नरेंद्र मोदी की बात कबूल की है विवेक ने कि हां, एक वो पुल फैक्टर के तौर पर उभर रहे हैं। बिल्कुल। उधर वसुंधरा राजे, हमने वो जातीय समीकरण की बात की, वो गुजर भी हैं, वो जाट भी हैं, वो ठाकुर भी हैं, तीनों चीज हैं, और साथ में महिला भी हैं।
तो क्या ये एक कदम ताल एक फोर्स में, एक ताकत में तब्दील होती दिख रही है आपको राजस्थान में? बिल्कुल। अगर अलग अलग वर्ग के लोगों को का वोट देखें कि किस तरफ जा रहा है, जाति के आधार पर देखें, तो कांग्रेस को दलितों में, मुसलमानों में और आदिवासियों में, इन तीनों में बढ़त दिखाई पड़ती है। और अगर आप आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो निश्चित रूप से कांग्रेस को जो गरीब तबका का वोटर है वो अभी भी समर्थन दे रहा है राजस्थान में। लेकिन और जो तबके हैं, चाहे जाति के आधार पर देखें, ऊंची जाति ओबीसी में बीजेपी को बढ़त है, तो निश्चित रूप से अभी भी गरीब पिछड़ा जो है कांग्रेस के साथ थोड़ा सा है राजस्थान में। लेकिन जो सुखी संपन्न वर्ग है वो बीजेपी की तरफ, सुखी संपन्न वर्ग जो बीजेपी के साथ। बट लेकिन नलिन कोहली जी, आपके नेता जो है वो कहते हैं भाई नरेंद्र मोदी जी कि भाई हम तब तक आपको शहजादा कहेंगे जब तक कि जो है वंशवाद खत्म नहीं हो जाता। आप दरअसल राजस्थान के अंदर वंशवाद की ही वंशमेल को पकड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। अदरवाइज वसुंधरा राजे सिंधिया को 2003 में जो भेजने की कोशिश की गई थी, उस वक्त वसुंधरा राजे सिंधिया की कोई शख्सियत थी नहीं, विजया राजे सिंधिया की बेटी थी, इसलिए वो वहां गई थी। आप भी तो वही काम कर रहे हैं जो जिसके लिए आप कांग्रेस को दोषी देते हैं। नहीं, दोनों विषय अलग है। एक अलग कैसे है? जवाब देता हूं। पहली बात मैं जवाब दे दूं, बीच में कौन टोक रहे, थोड़ी बात मैं कह देता हूं, उसके बाद जो कहना चाहे कहें। ठीक है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था दोनों विषय अलग है। पहली बात है कि जब हम वंशवाद की बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी के प्रति जब हम इस वाक्य का प्रयोग करते हैं तो कांग्रेस पार्टी में टॉप स्लॉट रिजर्व्ड है। जितना मर्जी कोई केपेबल हो, कहीं का हो, किसी भी परिवार से हो, अल्टीमेटली गांधी परिवार के सदस्य ही जो है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बन सकते हैं। हमारे नलिन यही आपकी कमाल। अरे आप भी एंकर रहे हैं नलिन, आप पत्रकार रहे हैं, अब आप सिमेंटिक्स में घुस गए कि वंशवाद कुछ और है और परिवारवाद कुछ और है। आप अब इस फर्क में आ गए। नहीं, संदीप जी, कामराज नाडार और सीताराम केसरी कांग्रेस के नहीं थे। सीताराम केसरी बाकायदा कांग्रेस परिवार के नहीं थे और न कामराज नाडार थे, दोनों अध्यक्ष थे। जगजीवन राम भी अध्यक्ष बने। उसके बाद जिसे कहना चाहिए आपको